अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम टॉपिक 5 करेंगे। इससे पहले जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हमने वर्ड को डिफाइन किया था, फिर हमने देखा था कि एक्चुअली एनर्जी क्या होती है, उसके बाद उसकी जो टाइप्स और फॉर्म्स को ब्रीफली देखा था। ठीक है, और आज के लेक्चर में हम डिटेल में देखेंगे कि एनर्जीज की जो फॉर्म्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं और हम इनके सोर्सेज क्या हैं और इनको फिर हम कहाँ का यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि जो डिफरेंट फॉर्म से हमें एनर्जी मिलती है उनको हम कहाँ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एनर्जी की आपकी बुक पे 7 फॉर्म्स डिस्कस की गई हैं, जिनमें से जो फर्स्ट फॉर्म है वो है मैकेनिकल एनर्जी, सेकंड है हीट एनर्जी, थर्ड इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फोर्थ इज़ साउंड एनर्जी, 5 इज़ लाइट एनर्जी, 6 इज़ केमिकल एनर्जी एंड 7th इज़ न्यूक्लियर एनर्जी। सबसे पहली जो फॉर्म है वो मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल का जो वर्ड है वो मैकेनिक्स से निकला है। ठीक है, और मैकेनिक्स टर्म मोशन से रिलेटेड है, मोशन की मीनिंग में आती है। ठीक है, हरकत से रिलेटेड। तो ये हम डिफाइन कर सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी में एक तो बॉडी की मोशन की वजह से एनर्जी आ जाएगी और दूसरी पोजीशन की वजह से बॉडी की एनर्जी आ जाती है। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि बॉडी की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों मैकेनिकल एनर्जी में आती हैं, कि किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मिलके मैकेनिकल एनर्जी बनाती हैं। काइनेटिक एनर्जी मूविंग ऑब्जेक्ट्स के पास होगी। ठीक है, कि कोई भी चीज़ तभी मूव करती है कि जब उसके पास कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है। जिस तरह के पानी दरियाओं या नदियों वगैरह में बहता है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है और वो काइनेटिक एनर्जी फिर टरबाइन को चलाने में इस्तेमाल होगी। टरबाइन फर्दर जनरेटर को चलाएगी, जनरेटर बिजली को प्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, इसी तरह हवा के पास भी काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वो भी एक मैकेनिकल एनर्जी में आ रही है। फिर अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की एग्जांपल्स को देखें तो जिस तरह अगर सर्टेन हाइट पे आपने लिफ्ट अप किया हुआ है एक हैमर को, तो हैमर को जब आप थोड़ा ऊपर उठाते हैं तो आप एक्चुअली उसमें पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करवाते हैं और वही पोटेंशियल एनर्जी फिर नेल को फिक्स करने में मदद देती है। ठीक है, और फिर वो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ यूटिलाइज होगी, नेल को फिक्स करने में, यानी वो मूव करवाएगी तो एक्चुअली वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। इसी तरह जो कॉम्प्लेक्स स्प्रिंग है या जो बो एंड एरो की एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ये गुलेल की मिसाल है, तो वो भी एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। तो जैसे ही आप, चूँकि वो इलास्टिक बॉडी हैं, तो जैसे आप उन्हें छोड़ेंगे तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो यूँ आप पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा कि जो गुलेल है या एरो है तो उसको मूव करवाने में यूज़ होगी। नेक्स्ट जो फॉर्म है एनर्जी की वो हीट एनर्जी। तो हीट भी एनर्जी के फॉर्म है और जो हॉट बॉडीज़ हैं वो में हीट एनर्जी प्रोवाइड करती हैं और हीट दो बॉडीज़ के दरमियान टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, कि अगर एक बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, दूसरे बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, तो तभी ज़्यादा बॉडी वाले टेम्परेचर से हीट फ्लो करेगी कम वाली की तरफ। ठीक है, और ऐसा कभी भी नहीं होगा कि अगर दो बॉडी सेम टेम्परेचर में पड़ी हुई है तो हीट फ्लो करे, ऐसा नहीं होगा। फिर इस तरह जो हम ईंधन वगैरह चलाते हैं फ्यूल, तो उससे भी हम हीट प्रोड्यूस होती है और उससे जो फ्रिक्शनल फोर्स है तो भी हीट प्रोड्यूस करवाती हैं। उस तरह में कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस होती है। इसके अलावा जो हम खुराक खाते हैं वो भी हमें हीट प्रोवाइड करती है, क्योंकि खुराक में जो एनर्जी मौजूद होती है वो केमिकल एनर्जी होती है, तो वो हमें हीट प्रोवाइड करती है। इस तरह जो मेन सोर्स है हीट एनर्जी का वो है सन। अगली फॉर्म है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, बिजली। तो ये बिजली को आज जो है हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हमारी किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, चाहे फ्रीज़र है, मोबाइल को चार्ज करने के लिए, यानी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा मदद है बिजली का। ऐसे बगैर हम ज़्यादातर जो है वो बगैर जो है वो हमारा गुजारा नामुमकिन हो गया। अब ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? ये एनर्जी भी बैटरी से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो बैटरी से प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक जनरेटर से थोड़ी देर पहले जैसा हमने पढ़ा कि पानी की काइनेटिक एनर्जी यूज़ होगी टरबाइन को चलाने में। टरबाइन फर्दर जनरेटर को चलाएगी, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवाएगी। इसी तरह बैटरी में जो एनर्जी स्टोर होती है वो भी
वहाँ से हमें एक्चुअली केमिकल एनर्जी होती है, वो फिर हमें जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें देती है। इसी तरह इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम डिफरेंट चीज़ों को चलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं जहाँ से पानी से हम बिजली तैयार करते हैं, फिर हीट से, थर्मल मीन हीट, तो हीट से जहाँ पे बिजली को तैयार किया जाता है। और इसके अलावा जो न्यूक्लियर पावर है, पावर प्लांट्स है, वहाँ पे उससे भी बिजली को प्रोड्यूस किया जा सकता है। जब हमने डिफाइन किया था तो हमने ये कहा था कि एनर्जी किसी भी बॉडी की काम करने की सलाहियत है। तो अगर हम बोल रहे हैं या हम चल रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास एनर्जी है। अगर हमारे पास एनर्जी ना हो तो हम कोई काम परफॉर्म ही नहीं कर सकेंगे, ठीक है। इसी तरह जो नेक्स्ट टाइप है वो है साउंड एनर्जी, और साउंड किसी बॉडी के वाइब्रेट करने से पैदा होती है। और जिस तरह के हम डोर को नॉक करते हैं तो हमें साउंड सुनाई देती है। तो एक्चुअली क्यों सुनाई देती है कि नॉक करने से के जो एटम्स हैं या जो पार्टिकल्स हैं डोर में, तो वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं, तो ये हम साउंड सुन सकते हैं। इसी तरह साउंड डिफरेंट जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट साउंड प्रोड्यूस होती है, जिस तरह के सितार हो गया, गिटार हो गया, इसके अलावा बांसुरी और ड्रम वगैरह। तो एक्चुअली होता ये है कि ड्रम का जो अपर वाला एरिया, ठीक है, जो इसका एरिया है उसकी, जिसको हम डायफ्राम का नाम देते हैं, जो अपर उसकी वॉल होती है, तो जैसे ही उसको हम बीट करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं, जो हमें आवाज़ है वो सुनाई देती है। इसी तरह जब हम सितार या गिटार की तारों को छेड़ेंगे तो वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से आवाज़ प्रोड्यूस होती है। इसी तरह अगली एनर्जी की फॉर्म है लाइट एनर्जी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है एनर्जी की, और ये भी मुख्तलिफ सोर्सेज हमें हासिल होती है। और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि हमें रोशनी देते हैं, ठीक है, जो रोशन होते हैं, जिस तरह के स्टार हो गया, सन हो गया। इसके अलावा लैम्प से मिलती है, कैंडल से मिलती है, ठीक है, मोमबत्ती हो गई, बल्ब हो गए, ट्यूबलाइट्स हो गई। इसी तरह जब हम जलाते हैं किसी चीज़ को, फ्यूल को, तो उससे भी हमें लाइट मिलती है, लाइट एनर्जी। और जो मेन सोर्स है लाइट एनर्जी का वो सन है। नेक्स्ट इज केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी फूड में प्रेजेंट होती है, तो खुराक में जो एनर्जी प्रेजेंट होगी वो फूड केमिकल एनर्जी होती है। इसी तरह बैटरीज में जो एनर्जी होती है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में तो मिल रही होती है, लेकिन वहाँ पे चूँकि केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं तो वहाँ पे भी केमिकल एनर्जी मौजूद होती है बैटरी या सेल वगैरह में। इसके अलावा केमिकल एनर्जी हमें फ्यूल से मिलते हैं कि जब फ्यूल्स को जलाया जाता है तो फ्यूल्स में एक केमिकल एनर्जी होती है, ठीक है, और जलाने के बाद वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, हीट एनर्जी में। अब चूँकि फ्यूल में हम नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, जो कि है वुड है, कोयला है या नेचुरल गैस है, तो उनके वो भी हज़ारों लाखों साल ज़मीन के नीचे पड़े रहते हैं, वहाँ पे गल सड़ जाते हैं और केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, डिकम्पोजिशन का अमल होता है, जिसके बाद जो है वो कोयला बनता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है हमें मिलती है कहाँ से, खाने बाद की फूड से मिलती है। फिर वो फूड हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करती है, जो कि होती है उसमें केमिकल एनर्जी के फॉर्म में होती है, क्योंकि रिएक्शंस के बाद फूड तैयार होता है ना, कि सन की रोशनी में, और फोटोसिंथेसिस के अमल के थ्रू पौधे अपनी खुराक बनाते हैं, ठीक है। फिर जब हम पौधों को खाएंगे तो वो हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह जो एनिमल्स हैं वो उस हीट एनर्जी को मस्कुलर एनर्जी, उनको मस्कुलर एनर्जी मिलती है हीट एनर्जी से, और वो जब खुराक इनटेक करते हैं, ठीक है, तभी तो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट एनर्जी की फॉर्म है न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी एक्चुअली पावर प्लांट्स में न्यूक्लियर रिएक्शन करवाने से जो हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जिनको समझना ज़रूरी है। तो पहले तो हमें रिएक्शन का पता होना चाहिए। रिएक्शन ये होता है कि जब दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिलेंगी, कोई नई चीज़ बनाएंगी, ठीक है। जिस तरह पानी, अब पानी में क्या है, 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम मिला तो हमारे पास H2O बना है, पानी बना है। अच्छा जी, तो पानी कैसे बना? 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम मिला, ठीक है, तो मिलके उन्होंने क्या, पानी बना दिया, ठीक है, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की केमिकल रिएक्शन से पानी आया। अब अगर हम H2O को तोड़ें तो ये भी एक रिएक्शन होगा, तो जब ये टूटेगा, स्प्लिट हो गए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं वो अलग अलग होंगे, तब वो केमिकल रिएक्शन होगा ना, कि पहले तो उन दोनों के मिलने से पानी बना है, और अब अगर उनको तोड़ा जाए
तो हमें क्या हासिल होगी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हासिल होगी। इसी तरह न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में रिएक्शंस करवाए जाते हैं और दो टाइप के रिएक्शंस हो सकते हैं, एक होता है फिशन रिएक्शन, दूसरा फ्यूजन रिएक्शन। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पे रिएक्शन करवाए जाते हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के जो रेडिएशन इमिट करते हैं, ये सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं कोई भी हैवी एलिमेंट, ठीक है, कि जिसका जो एटॉमिक नंबर है वो बहुत ज़्यादा हो, कि जिसमें प्रोटॉन की तादाद बहुत ज़्यादा हो, जिसका मैस बहुत बड़ा जो हैवी एलिमेंट होगा, उसका जैसे ही रिएक्शन करवाया जाता है किसी भी हैवी पार्टिकल के साथ, तो वो स्प्लिट आउट हो जाएगा, वो टूट जाएगा, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में वो तकसीम हो जाएगा और उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और एनर्जी वो हीट की फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे दो थे, फिशन और फ्यूजन। तो फिशन में ये था कि हैवी एलिमेंट का टूटना या स्प्लिट आउट होना दो या दो से ज़्यादा पार्ट में, उसके साथ हमें बहुत सी एनर्जी मिलेगी। जबकि फ्यूजन का मतलब फ्यूज़ होना, ठीक है, मिल जाना। तो फ्यूजन में ये होगा कि दो या दो से ज़्यादा छोटे छोटे जब एलिमेंट्स मिलेंगे तो मिलके एक हैवी एलिमेंट बनाएंगे, ठीक है, एक बड़ा एलिमेंट बनाएंगे। तो उस प्रोसेस को कहते हैं फ्यूजन। अब होता यह है कि फिशन रिएक्शन में यूजली यूज किया जाता है हैवी एलिमेंट यूरेनियम 238। तो इसका जब न्यूट्रॉन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो उसके नतीजे में क्या होगा, ये दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, छोटे एलिमेंट्स में, और साथ हमें क्या बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी हीट की फॉर्म में। और उस एनर्जी को, उस हीट एनर्जी को हम फर्दर यूज कर सकते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी या बिजली को प्रोड्यूस करवाने में। इसी तरह जो सन में रिएक्शन होता है वो भी बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहे हैं, ये फिशन और फ्यूजन रिएक्शन हो रहे हैं, जिसके नतीजे में हम तक जो एनर्जी पहुंच रही है या लाइट की फॉर्म में। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो 6.6 दैट इज इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। कन्वर्जन का मतलब होता है चेंज होना, ठीक है। तो इंटर कन्वर्जन कि यहाँ पे चेंज हो रही है कोई चीज़ दूसरी चीज़ में। अब चूँकि टॉपिक के नाम क्या है, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी चेंज हो रही है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो एनर्जी को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, हाँ ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज ज़रूर होगी, ठीक है। अब कैसे, इंतहाई सिंपल सी मिसाल लेते हैं कि जब विंटर्स में आप अक्सर अपनी हथेलियों को रब करते हैं, ठीक है, तो थोड़ी देर तक जब हम हथेलियों को रब करते रहेंगे तो आप हीट फील करेंगे, अपनी हथेलियों को गर्म महसूस करेंगे। तो एक्चुअली इसमें हो क्या रहा होता है कि आप अपनी मस्कुलर एनर्जी को किस में चेंज कर रहे होते हो, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है ना। अब मस्कुलर एनर्जी क्या है कि वो आपको कहाँ से मिली, आपने खुराक इनटेक की है, तो एक्चुअली खुराक ही हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है। तो जब आप हरकत दोगे अपने हाथ या अपनी कोहनियों के मसल्स को, तो उस दौरान में वो आपकी एनर्जी कौन सी थी आपके पास, मस्कुलर एनर्जी थी, ठीक है, या सिंपल आप उसको काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं। तो वो एनर्जी फिर किस में कन्वर्ट हुई, वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। इसके अलावा नेचर में जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं तो उनमें लाजमन एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है, जिस तरह के रेन प्रोसेस। अब जितने भी वाटर रिजर्वायर हैं, जितने भी पानी के ज़खायर हैं, चाहे वो तालाब हैं, नदियाँ, दरिया, समुंदर हैं, तो होता यह है कि सन वो एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं पे कन्वर्ट हो रही होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। सन मेजर सोर्स है लाइट और हीट एनर्जी का। सन से जैसे हीट मिलेगी दरिया या तालाब में मौजूद पानी के मोलिक्यूल्स उसकी हीट एनर्जी को जज्ब करेंगे और उनकी थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और एक स्टेज आएगी कि उनकी थर्मल एनर्जी पानी के मोलिक्यूल्स की इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो पानी को छोड़ के ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएंगे, वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो जब पानी के कुछ मोलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट हुए तो क्या हुआ कि वो जो थर्मल एनर्जी थी जो उन्होंने सन से जज्ब की थी वो किस में कन्वर्ट हो गई है, वो एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है ना, क्योंकि अब उन्होंने ऊपर की तरफ वर्टिकल डिस्टेंस तय किया, ठीक है, पोजीशन उन्होंने चेंज किया। फिर मतलब कि वो क्लाउड्स बनेंगे, ठीक है। फिर वो जो है वो जब थोड़ी देर बाद वो अपनी एनर्जी को लूज़ करेंगे, जब इर्द गिर्द का मौसम ठंडा होगा तो वो अंगठे होकर क्लाउड्स बनाएंगे, और क्लाउड्स के बाद क्लाउड्स में भी चूँकि पानी के वेपर्स मौजूद होते हैं ना, तो वो जो क्लाउड्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी वो अब किस में चेंज हो जाएगी, रेन की फॉर्म में। जब वो ज़मीन पे दोबारा आएंगे काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएंगी, और फिर ये काइनेटिक एनर्जी
जो है वो मूव करवाई कि पानी के अंदर होती है ना, पानी के वेपर्स के अंदर, ठीक है। तो फिर कुछ टाइम पे ऐसा होता है कि जहाँ पे मट्टी हो तो मट्टी के तरों को उखाड़ने में, बहाने में मदद देती है, ले जाती है। तो यहाँ की बुक पे एक टर्म यूज हुई है सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन का मतलब है कि तय को बहा ले जाना, उखाड़ ले जाना। तो और बारिश जब बहुत ज़्यादा होती है तो बारिश का पानी अपने साथ मट्टी को ले जाता है, और ये भी एक किस्म का नुकसान ही है, क्योंकि मट्टी में जो है वो बहुत से नमकियात पाए जाते हैं जो अक्सर पौधों को के लिए ज़रूरी है, इनको खुराक प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा और जो एग्जाम्पल है तो उसमें दिखाया गया एक बाइसाइकिल राइडर को, ठीक है। तो जब वो ज़मीन पे मूव कर रहा था तो मोशन की वजह से उसकी जो एनर्जी थी वो थी काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही उसने कुछ वो एक पहाड़ी पे चढ़ा, हाइट पे गया, तो हाइट पे जाने के बाद उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी, ठीक है। फिर पीक पे था, ठीक है, पहाड़ी की जब वो चोटी पे था तो उस तरह उसकी कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। फिर जैसे ही वो पहाड़ी से आस्ते आस्ते नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा तो अपनी उस पोटेंशियल एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है, यूज़ कर रहा है, ठीक है। और आस्ते आस्ते उसकी पोटेंशियल कम होती होती किस में चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, यानी जीरो हो गया और वो किस में चेंज हो गई है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो यूँ एनर्जी जो है वो क्या होती है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती रहती है और टोटल एनर्जी जो है वो सेम रहती है, ठीक है। इस बात का ये मतलब है कि अभी हमने मिसाल ली थी जो है वो पानी की थर्मल एनर्जी। अब जितनी पानी ने एनर्जी गेन की थी थर्मल एनर्जी सन से, ठीक है, इतनी लास्ट पे जो काइनेटिक एनर्जी आपके पास आएगी वो उसकी अमाउंट बराबर होगी, ठीक है। या दूसरी अगर हम मिसाल है राइडर की, कि जितनी राइडर के पास काइनेटिक एनर्जी थी स्टार्ट में, उतनी उसने अपनी उस एनर्जी को जब चेंज किया पोटेंशियल में, तो इतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए। और फिर दोबारा से जब उसने पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज की तो वो बराबर होनी चाहिए, यानी एनर्जी का कोई लॉस नहीं हुआ। एनर्जी हमेशा जो है वो एनर्जी का अमाउंट जो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप चेंज कर सकते हैं।